ये है देखो पहला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स। इंटरनल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका, हीट पासिस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ये पता कैसे चला आपको कि हीट ही है और नहीं है? सर इंटरनल एनर्जी में सारी हीट्स आती है ना, एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो सर हीट ही होगा इसमें। नहीं, ये वाला आंसर इसने गलत दे दिया है। देखो क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी होती है जो, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। देखो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है यस सर। है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू का मतलब कितनी हीट आ सर रही है, जा रही है। डब्ल्यू का मतलब सर क्या ऑल हुआ? ऑफ द वो होगा फिर तो इसमें। हाँ, ऑल हो जाएगा, ठीक है। और ये मैटर है, इसमें मैटर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यस सर। डिपेंड करेगी, मैटर पे भी डिपेंड करेगी। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव, जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो सब पे डिपेंड करेगी। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले को देखना है और उस फॉर्मूले से हमें डिराइव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन ओके नंबर सर। 2 का बताओ क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। देखो स्टेट ऑफ मैटर में 4 चीजों के बीच में डिस्कशन हुआ था, अमाउंट या नंबर ऑफ। यस सर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो चारों चीजों पे डिस्कशन हुआ था, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट इंटरफेरेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन फिगर। जो फिगर है इसमें से आप बताओ कौन सी चीज आपको सही ऑब्जर्वेशन लगी इसमें से। तो ये देखो, ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? सर इंटेंसिव। नहीं, ये अमाउंट पे डिपेंड करेगी ना, एक्सटेंसिव है। यस सर, एक्सटेंसिव होगी। यस सर। क्योंकि वॉल्यूम ये है आपका, अगर आपने इसे हाफ कर दिया तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने और हाफ कर दिया तो वॉल्यूम भी 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप इसको चेंज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। इसका मतलब वॉल्यूम है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? सर ऑप्शन इसमें बी है। हाँ, लेकिन ये बताओ पहले, टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? सर टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नहीं, इंटेंसिव है। देखो टेम्परेचर में से ही रूम है, रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने रूम का हाफ कर दिया, आधे लोग यहाँ बैठ गए, आधे इधर बैठ गए, तो क्या इसका टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा? नो सर। हाँ, तो जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी उसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ओके अब सर। पहले ये था आपके पास, अब आपने इसे हाफ कर दिया, तो हाफ करो चाहे या 1/4 करो, टेम्परेचर तो सेम रहेगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कौन सी क्वांटिटी है, इंटेंसिव। सर इंटेंसिव। हाँ, इंटेंसिव यस सर। प्रॉपर्टी है, तो उसमें डिपेंड नहीं करता। आप चाहे उसे हाफ कर दो, और भी ज्यादा हाफ कर दो, थोड़ा सा फ्रैक्शन लो, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। अब इसका बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग।
चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। देखो एक और वर्ड लिखा है इसने, एक तो एडियाबैटिक लिख दिया, एक लिखा उसने फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है जब भी कोई चीज आप फ्री एक्सपेंशन करते हो तो उसमें वर्क जीरो हो जाता है, ध्यान रखना। अगर फ्री एक्सपेंशन होगा सर तो इसमें वर्क ऑप्शन जीरो। सी हो जाएगा। हाँ, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सबसे पहले देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस को जैसे देखा हमने तो Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब वर्क जीरो हो जाएगा। वर्क जीरो होगा यानी टेम्परेचर चेंज कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो हीट जा रही है बाहर, ठीक है, ना वर्क कुछ हो रहा है, तो जो टेम्परेचर चेंज है वो भी कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 4 का आंसर हो गया सी। अब इसके बाद 4 के बाद आता है 5। अभी आपने क्या करना है कि सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं अब दोबारा। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ क्या होगा। सर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है पता है आपको? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है कि जितनी हीट क्या होगी, या तो इवॉल्व होगी या फिर क्या होगी, या एब्जॉर्ब तो होगी। सर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, कब? और ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक में से कुछ भी हो सकती है। हाँ, कब होगी? जब व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखो फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? 1 मोल सब्सटेंस बनेगा, फॉर्म्ड होगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, अपने ही एलिमेंट से बनेगा, अपने ही एलिमेंट से, और किसी चीज से नहीं होना चाहिए, अपने ही एलिमेंट से। जैसे मैंने आपको बताया था कि CH3OH है, तो ये किससे बनेगा? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन, यानी अपने एलिमेंट से बन रहा है। तो उस समय जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो कौन सी हीट हो जाएगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। अच्छा 6 है जो आपका, इसमें बताओ क्या होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? और वो कह रहा है हीट इज इवॉल्व एंड सिस्टम लूज हीट टू द सराउंडिंग। फॉर सच सिस्टम, इस सिस्टम में क्या हो जाएगा? देखो ये मैंने आपको सर बताया था। ऑप्शन ए, क्यू विल बी नेगेटिव। क्यों, कैसे? देखो सर जब, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है ना। हाँ, जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती तो मैंने आपको बताया था डेल एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच हो जाता है। क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए फर्स्ट आंसर। आपको बताया था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल एच की वैल्यू हर हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। और क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कैसे निकाला आपने? सर इसमें एन एन की वैल्यू निकाली पहले, तो एन जी की। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले देखो कंबशन ऑफ बेंजीन कह रहा है। देखो बेंजीन किस फॉर्म में? देखो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कंबशन का मतलब होता है जब आप उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो हर हमेशा क्या बनता है? देखो CO2 बन गई गैस में, और H2O बन गया, देखो यहाँ लिखा है लिक्विड में, तो ये बन जाएगा लिक्विड में। अब आपने इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखो 6 है तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 2 12, और 12 + 3 15, तो यहाँ हो जाएगा 15/2, क्योंकि ये 2 लिखा है यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी आपकी। अब वो कह रहा है इसमें कि
हीट ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्यूवी। क्यूवी की वैल्यू कितनी दी है? -3263.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और वो क्या कह रहा है? हीट ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आपको क्यूपी बताना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल एनजीआरटी है ये फॉर्मूला। यस सर। हाँ, अब बताओ इसमें क्या क्या वैल्यू, ये तो हमने निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू तो हमने निकाल ली है। देखो, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू कितनी दी है? इतनी। और देखो ये दी है किलो जूल में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3263.9 किलो जूल में आ गया। फिर प्लस, अब डेल एच जी बताओ कितना होगा इस रिएक्शन में? डेल एन जी कितना निकलेगा? डेल एन जी सर -15। कैसे? सर CO2 का 6 हो जाएगा हाँ -15/2। हाँ, फिर सर ये सॉरी 15 नहीं है, इसमें 3/2 है, 1.5 करके आएगी वैल्यू। हाँ, तो 1.5, क्योंकि तो क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, यस सर। हो जाएगी -1.5। ठीक है, इसको यहाँ रख दो। अब कितना हो जाएगा ये? -1.5 इंटू आर टी। सर इसमें मैंने डेल H इज इक्वल टू डेल U करके लिए है वैल्यू। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में, लेकिन इसको परफेक्ट ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये लिखा है, देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। एक ही बात है। देखो, अगर मैंने कहा क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू हो जाएगा, एंड क्यू पी इज इक्वल टू डेल क्या U, होता है? यस सर। डेल एच हो जाता है। ठीक है, डेल H। तो अब बाकी कैलकुलेशन है इसमें। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, देखो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो जाएगा? 25 प्लस 273 यानी 298 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। आपको वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ रहा है डी, आ रहा है इसका आंसर डी, माइनस में आएगा ये। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। यस सर, आ गया था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। 8 का क्वेश्चन बताओ। तो अब ऑनलाइन हो गया आपके एग्जाम है, यस सर। तो चीटिंग कर लोगे आप तो? नो सर। हाँ, तो उसके चीटिंग के तो चांस है, फिर तो उसे नेट में डालोगे एकदम से आंसर आ जाएगा। तो कोशिश करना चीटिंग ना करे, है ना? ओके सर। अब देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 आर इतना। देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे दी दोनों की। कह रहा है हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी, कितना होगा? ठीक है, तो देखो, फॉर्मेशन का मतलब आपको मैंने क्या बताया था? फॉर्मेशन का मतलब आपको बनाना है। जैसे CO को बनाओगे तो क्या होगा? C प्लस हाफ O2, तो ये बन जाएगा CO। CO2 को बनाएंगे तो कैसे होगा? C प्लस O2 गिव CO2। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। पहले की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? -26.4। दूसरे की वैल्यू दी है आपको -94। ठीक है, अब वो कह रहा है हीट ऑफ कंबसन ऑफ CO। हीट ऑफ कंबसन ऑफ CO। कंबसन का मतलब आपको पता है क्या होता है? कंबसन का मतलब होता है बर्न करना, यानी आपने CO को क्या कर दिया? सर बर्न कर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। हाँ, CO को अपने ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे तो क्या बनता है? CO2 बन जाता है। अब बताओ, इन दोनों में से मैंने क्या किया कि ये वैल्यू आ गई? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे कि थर्ड आ जाएगी। तो इसको देखो क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। उससे क्या होगा? इसका साइन माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, यस सर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो, 1 में से माइनस गया तो हाफ हो जाएगा। यस सर। ठीक है, 1 में से हाफ गया तो हाफ, और ये माइनस है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, और CO2 इधर है ही। तो देखो, सेकंड की वैल्यू क्या दी हुई है? -94, तो यहाँ पे लिख दो -94। फिर माइनस फर्स्ट की वैल्यू क्या दी है? -26.4। बस अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस का प्लस, तो ये 94 प्लस 26.4,
तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा? लगभग ये वाला ही दिख रहा है मुझे, जो सबसे क्लोज में दिख रहा है ना, डी का। ठीक है, -67.6, -67.6। यस सर। समझ में आया ये? यस सर। हाँ, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करना है। देखो क्वेश्चन को समझ के करोगे तो इजी हो जाता है। जैसे इसमें लिखा है एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, आपको ये दे दिया 4S से 4H किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH, यानी अगर आपने H और H को ब्रेक डाउन किया तो कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी है? -869.6। तो आप क्या करो, इसे रिवर्स कर दो, इसे क्या कर दो? रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? रिवर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2H2 गिव्स 4H हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी बताओ? ये वैल्यू कितनी आएगी? सर पॉजिटिव में आ जाएगी। हाँ, साइन चेंज हो जाता है बस, जब भी आप रिवर्स करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 869.6। ठीक है, अब देखो इसमें 2H2 है और हमें क्या चाहिए? 1H ब्रेक करना है। 2H2 का Yes, मतलब sir. 2H है हमारे पास। अब 2H तो को सर ब्रेक डाउन अपॉन 2 करने में के हो लिए, जाएगा इसकी हाँ, वैल्यू। 2H को डिसोसिएट करने के लिए इतनी हीट चाहिए। तो 1H को डिसोसिएट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी? 869.6 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8.8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? B1। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन हो गया। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। 10 है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है। ठीक है, तो पहला इसमें लिख रहा है कि जो कंबसन होता है वो कौन सी है? एंडोथर्मिक है। तो ये राइट लग रहा है या रॉन्ग लग रहा है आपको? अगर आप किसी भी चीज को बर्न करोगे ऑक्सीजन में तो वो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? बताओ। यस सर। अगर आपने किसी चीज को बर्न किया ऑक्सीजन में तो वो एंडोथर्मिक होनी चाहिए या एक्सोथर्मिक? वो होगी हर हमेशा सर एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक। नहीं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इससे हीट निकलेगी ना, आप किसी चीज यस को सर, जलाओगे। एक्सोथर्मिक रिलीज होती है सर हाँ, हीट। तो उसमें ऑलवेज हीट रिलीज होगी, ऑलवेज, यानी वो हर हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, तो कंबसन रिएक्शन क्या होगी? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो पहला वाला गलत हो गया। सेकंड है ड्यूरिंग कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, इतनी हीट रिलीज हो रही है, अभी ये हमें पता नहीं, इसे छोड़ दो पहले। थर्ड वाला देखो, आवर बॉडी जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी फूड बनाती है वो एटोमाइजेशन के थ्रू नहीं बनाती है। ये कौन सी प्रोसेस होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें एंजाइम वगैरह यूज करते हैं, हम लोग करते हैं एंजाइम, आपने पढ़ा होगा। एंजाइम होते हैं और कौन कौन सी चीज होती है जो हेल्प करती है, जैसे ग्लूकोज है उसे तोड़ेंगे तो अलग अलग एंजाइम यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एटोमाइजेशन गलत हो गया, यानी यस ये सर। गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, यस सर, तो ऑप्शन बी हमारे हो पास जाएगा ऑप्शन इसमें। बी ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अदर ऑप्शन होंगे वो क्लियर कट रॉन्ग होंगे, तो आपको समझ जाना ये आंसर बी ही सही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, देखो वेपोराइजेशन के लिए VAP है, यानी डेल VAP
और देखो एच नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर ये नॉट लग जाएगा इसका मतलब वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी है 40.66 किलो जूल पर मोल। आपको क्या बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी बतानी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सर डेल यू। हाँ, आपको डेल यू बताना है। ठीक है, अब बताओ कैसे बताओगे। तो इसके लिए पहले इक्वेशन बना दो। देखो H2O पहले किस में था? लिक्विड में था। फिर H2O किस में हो जाएगा? गैस में। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। एन जी। ठीक है, यस सर। अब ये आपको दिया हुआ है डेल एच कितना दिया हुआ है, ये देखो ध्यान सर रखना। 40.66 हाँ, किलो जूल ये मोल। किलो जूल में दिया हुआ है और ये भी किलो जूल में चाहिए आपको, तो इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो ये आंसर किलो जूल में ओके है। सर। लेकिन ये तो जूल में है क्योंकि देखो आर की वैल्यू जूल में दी होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे डिवाइड बाय 1000। अब डेल एच जी कितना आएगा बताओ इसके लिए। इस इक्वेशन के लिए डेल एन जी की वैल्यू कितनी होगी? सर 1 हो जाएगी डेल एन जी की वैल्यू। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के यहाँ पे 1 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कोई है ही नहीं, तो आंसर 1। तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर देखो कितना दिया हुआ है 100 डिग्री 10 सेल्सियस। की सर 10 की पावर -3 हो जाएगा पहले। हाँ, और ये हो जाएगा 100 प्लस 273 यानी सर 373। 373 केल्विन। 373 इंटू 10 की पावर -3, तो ये भी किलो जूल में हो गया, यस। ये भी किलो जूल में, तो ये आंसर भी किलो जूल में आएगा। अब आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यस सर। पूरा सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 37 सर पॉइंट। ऑप्शन ए आ रहा है इसमें। हाँ, ऑप्शन ए है 37.56। ठीक है, एक बार कर लेना इसे पूरी कैलकुलेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसको याद करना है आपने 2-3 बार करके। एक बार मैंने अभी बताया, इसको दोबारा मुझे सबमिट करना है कितना आपने किया समझ के। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द सब्लिमेशन एनर्जी। देखो सब्लिमेशन एनर्जी को कैसे डिनोट करेंगे आप, यहाँ पे डेल सब्लिमेशन एच, ये सब्लिमेशन एनर्जी हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी है देखो 57.3 किलो जूल। और देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, FUS, फ्यूजन को दिखाते हैं। इसकी वैल्यू है 15.5। फ्यूजन का मतलब जब 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट में। इसका मतलब जब सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करेंगे गैस में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों की वैल्यू दे दी आपको। आपको पूछा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये कौन सा स्टेप हो गया, हेस लॉ लग गया इसमें। देखो ये था सॉलिड, ठीक है, और ये है H2O गैस में। तो चाहे आप 1 स्टेप में रिएक्शन करो और चाहे क्या करो, नंबर ऑफ स्टेप में करो। पहले किस में चेंज होगा, लिक्विड में, लिक्विड के बाद किस में होगा, गैस में। तो जो सब्लिमेशन है वो यहाँ पे आ जाता है। और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड का मतलब फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड टू गैस का मतलब वेपोराइजेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल सब्लिमेशन एच इज इक्वल टू डेल फ्यूजन एच प्लस डेल वेपराइजेशन एच। आया समझ में कि नहीं आया, ये हेस लॉ लग गया इसमें। ठीक है, कौन सा लॉ लग गया, हेस लॉ, कि रिएक्शन चाहे 1 स्टेप में करो, चाहे ये 1 स्टेप है, और चाहे नंबर ऑफ स्टेप में करो, इन दोनों का सम क्या होगा, सेम आएगा। अब सब्लिमेशन आपको दिया हुआ है कितना, 57.3, फ्यूजन आपको दिया हुआ है 15.5, और वेपोराइजेशन आपको निकालना है। तो ये क्या होगा, माइनस में चले जाएगा। आ रहा है समझ में, आवाज आ रही मेरी। यस सर। हाँ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो सीधा सा देखो 57 के बाद कौन है, 41 है, और आंसर प्लस में आएगा तो ये आ जाएगा डी आंसर।
ठीक। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। आज इसको किसी भी हालत में, और ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको उसके भी आंसर दे दिए, आप उसे आज पूरा फिनिश कर दो आज। केवल एक आध फॉर्मूले ओके में, सर। हाँ एक आध फॉर्मूले में दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी कुछ वो है। सर बाकी उसमें मैंने देखा था, उसमें लॉग के क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ हाँ, वो है आपका वर्क। सर बट लॉग तो डिलीटेड है ना हमारे में से। लेकिन बाई चांस दे सकते हैं। ओके सर। इसमें देखो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, ये फ्यूजन ऑफ वाटर दे दिया आपको कितना, 1.435। देखो किलो कैलोरी आ गया, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो किलो कैलोरी, ठीक है। और आंसर यहाँ किस में दिया, देखो कैलोरी में आंसर दिया हुआ, तो आप इसे किस में चेंज कर दो, पहले कैलोरी में। कैलोरी का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैलोरी में चेंज हो गया, ठीक है। आपको क्या पूछा, मोलर एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का मतलब कल बताया था मैंने आपको, देखो मेल्टिंग है, मेल्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ एस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच फ्यूजन एच अपॉन टेम्परेचर, जो आप पूछ ही रहे थे टी क्या है, ठीक है। तो टी क्या है, टी है टेम्परेचर। अब आपको देखो एच किसकी वैल्यू दी हुई है, ये वाली, इसको रख दो 1.435 इंटू 10⁻³ अपॉन टेम्परेचर, देखो कितना लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन, क्योंकि T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस यस। है, तो ये केल्विन में करना आपने हर हमेशा, तो प्लस 273, ठीक है। बस इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें ओके आ रहा है सर। 5.26, यानी सी इसका आंसर आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ जाओ। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द गिवन इक्वेशन, ये दे दिया आपको इक्वेशन, ठीक है। और आपको क्या दे दिया, एंट्रोपी चेंज, देखो एक एंट्रोपी चेंज आपको दे दिया ये वाली, ठीक। तो जब भी ये दी है, इसका मतलब सिस्टम के लिए दी हुई है, ये किसके लिए दी है, सिस्टम के लिए दिया हुआ, सिस्टम के लिए दिया है -549.4, ठीक है। और वो कह रहा है कि बताओ ये रिएक्शन क्या होगी, और आपको डेल एच की वैल्यू दे दी है -1648 इंटू 10⁻³ समथिंग कुछ लिखा है यहाँ पे ना, पता नहीं चल रहा, एक मिनट है, इसको हटा के देखते हैं। ये है 3, ठीक है, 10⁻³ दे दिया, तो ये आपको दे दिया। और कह रहा है कि बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कैसे पता चलेगा, सर अगर ये प्लस में आएगी इसकी वैल्यू टोटल करने के बाद, तो वो हाँ स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। हाँ, डेल एस की वैल्यू, ठीक है, डेल एस की वैल्यू इज यस इक्वल टू सर। क्या होता है, ये टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल सिस्टम प्लस सर डेल अपॉन टेम्परेचर हो सिस्टम जाएगा। सराउंडिंग का, है ना, दोनों का सम हो जाएगा। सिस्टम का आपको दिया हुआ है वैल्यू, सराउंडिंग के लिए कैसे निकालेंगे, सराउंडिंग के लिए निकालेंगे, सर डेल एच अपॉन टेम्परेचर हाँ करके एट टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, देखो 298 केल्विन है, तो ये हो जाएगा आपका यस सर। -1648/298, इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो ये हो जाएगा, और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को सर फिर टोटल डेल एच निकाल लेंगे हम। हाँ टोटल निकाल लेंगे, तो
तो ये हो जाएगा लगभग इसकी वैल्यू आएगी 5530। ठीक है, तो अब यह क्या होगा, देखो टोटल इज इक्वल टू, या टोटल को हम ये भी कहते हैं यूनिवर्स, इज इक्वल टू क्या होगा, सिस्टम है आपका माइनस 549.4। ठीक है, और इसका है प्लस 5530। तो आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। स्पॉन्टेनियस। हाँ ठीक है, यस सर। तो आपका ये आंसर है। इसमें एक और भी लग सकता है फॉर्मूला अगर आप करो, हाँ, लेकिन इसमें एस टोटल निकालना पड़ेगा ना पहले। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इससे भी ये फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई है -1648 इंटू 10⁻³ माइनस टेम्परेचर आपको दिया है 298 इंटू ये माइनस आ गया कितना 549.4। लेकिन ये तो सिस्टम का ही दिया हुआ है ना, सराउंडिंग का भी चाहिए आपको, टोटल चाहिए ये। ठीक है, इसलिए हमने फॉर्मूला नहीं लगा पाए, क्योंकि यहाँ पे जो ये है टोटल के लिए देखा जाएगा, तो इसीलिए हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। सर इसमें ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी है। देखो डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई, नेगेटिव को ऐसे भी कह सकते हो, तो देखो सर तब होता है स्पॉन्टेनियस। हाँ, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव का मतलब हुआ लेस देन जीरो, ध्यान रखना। अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू प्लस में आई या फिर मोर देन जीरो, जीरो से ज्यादा मतलब प्लस, ध्यान तो सर रखना। नॉन हाँ, स्पॉन्टेनियस होता तो है। नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर जीरो हुआ तो सर इक्विलिब्रियम पे है तब। हाँ इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए उसकी वैल्यू जीरो जीरो कर देते हैं। इसीलिए बी राइट आंसर है। तो ये छोटी छोटी चीजें से रिपीट करना है बार बार, ताकि वो याद हो जाए आपको। अब है एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन में कह रहा है वो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाउंड इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच वाटर इज फिल्ड इन द पाउंड, आइदर बाय रेन और बाय ट्यूबवेल या बोथ, कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है एबीसीडी में से। इसका आंसर है, देखो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, ये स्टेट फंक्शन होता है, तो पहला वाला यस सर। बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा फिर इसमें। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा, सॉरी पहला गलत हो गया तो डी हो जाएगा। सर देखो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। पहले अगर दोनों करेक्ट और रीजन भी सही है तो ए, दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन रॉन्ग है तो बी, अगर एसर्शन करेक्ट है रीजन रॉन्ग है तो सी, और अगर एसर्शन रॉन्ग है रीजन करेक्ट है तो डी। तो इसमें ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो पाउंड में अगर वाटर कैसे भी फिल करो उससे क्या मतलब है, उससे तो पानी चाहिए उसमें बस। ठीक है, चाहे आप ट्यूबवेल से करो, चाहे आप रेन से करो, चाहे आप कोई और टेक्निक यूज करो, हमें तो पानी भरना है उसमें, तो इंडिपेंडेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, कि शुरू में कितना पानी था बाद में कितना पानी आया, उसे इससे मतलब नहीं कि आपने पानी कहां से डाला। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब जिसको कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना, देखो जिसको कोई मतलब नहीं है कि आप कहां से डाल रहे हो, कहां से चीजें आ रही है, तो वो स्टेट फंक्शन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है अमाउंट पे।
सर 17 का ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन क्या है? ए है, क्योंकि दोनों करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने बताया था किसको कहते हैं, जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो सीधी सी बात है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसीलिए क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव होती है क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 का बताओ। देयर इज नो एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस। देखो साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जैसे आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और नंबर ऑफ स्टेप के बाद आप अपनी जगह पे वापस आ गए, तो वो साइक्लिक प्रोसेस हो गई। यानी ये डिफाइन लिखा हुआ है, देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? वन इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अ नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, बहुत रिएक्शन के बाद वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, उसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर भी ए। देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, कोई भी चेंज होगा नहीं। साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे डेल एच जीरो, डेल यू जीरो, डेल टी जीरो, क्योंकि वो तो शुरू में जहां से चला था वही आ गया। तो जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे तो टेम्परेचर उतना ही था जितना पहले था, उतना ही रहेगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डेल एच, डेल यू, डेल जी, कुछ भी चीज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जहां से चले आप लास्ट में वहीं पे वापस आ गए, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि आप नंबर ऑफ स्टेप चलने के बाद क्या हुआ, वापस अपनी जगह पे आ गए। आया समझ में ये? यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस Q इज इक्वल टू माइनस W, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। देखो टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन करो फिर से आप सेम आईडी पे, ओके सर। रिज्वाइन करना।